Yes, good morning everyone. Now again I am here for to you. और फिर से हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में एक बार आप सभी का स्वागत है। तो सभी बच्चे घर पे स्वस्थ होंगे, इसी शुभकामना के साथ हम अपनी आज की क्लास आरंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी जो हिंदी की कक्षा है उसमें फिर से एक बार अपने हिंदी व्याकरण का एक नया विषय लेकर अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। और हमारा आज का विषय है उपसर्ग एवं प्रत्यय। क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने शब्द भंडार के बारे में पढ़ा था कि हमारी भाषा को शुद्ध बनाने के लिए और सही तरीके से बोलने और लिखने के लिए हमें उपसर्ग एवं प्रत्यय वाले शब्दों की भी आवश्यकता होती है ना। तो जब हमने शब्द भंडार में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी, एकार्थी शब्दों के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हमारी हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी है बेटा जिनमें सिर्फ कुछ नए शब्दांश लगा देने मात्र से वो एक नए शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं, उनका अर्थ भी बदल जाता है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैम इतना सारा हम लोग ने पढ़ा, शब्द भंडार में इतने सारे शब्द पढ़े हैं, फिर उपसर्ग और प्रत्यय की क्या आवश्यकता है? उपसर्ग और प्रत्यय वे शब्द होते हैं बेटा जो अपने आप में एक पूर्ण शब्द नहीं होते हैं, वे सिर्फ छोटे छोटे शब्दांश होते हैं। शब्दांश यानी कि शब्द का अंश, है ना। तो ये जो है शब्दांश या तो किसी पहले से पूर्ण शब्द के आगे लगते हैं या उसके बाद में उससे जुड़ जाते हैं और इस तरह वह एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले अपनी पुस्तक पेंसिल सेम 2 का जो है ग्रामर बुक, उसमें पेज नंबर 143 ओपन करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 143 खोलने के बाद में देखिए बेटा आपको यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। एक दिया है वन और एक दिया है उपवन, है ना। ये जंगल है और ये जो है आपका बगीचा है, ठीक है। उसी तरह से ये क्या है? हार है। और ये क्या है? सब लोग अच्छे से पहचान गए होंगे क्योंकि सबको ये बहुत पसंद है ना, गिफ्ट्स, उपहार। हाँ, तो हम अपने इस पाठ में सबसे पहले उपसर्ग को थोड़ा सा विस्तारित रूप देते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, हम सबको अच्छे से पता है ना। हम लोगों ने शब्द विचार पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि जब सही वर्ण सही क्रम में जमते हैं और उनका जब कोई एक अर्थ निकलता है, पर्टिकुलर या विशेष अर्थ होता है, तो वे कहलाते हैं शब्द। ठीक है, और शब्दों से ही अन्य शब्द भी बनाए जाते हैं, ये भी हमने जाना है। क्योंकि कोई भी एक शब्द अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। यदि वो यौगिक है, कोई सा शब्द जो होता है वो योग रूढ़ होता है ना। कोई सा आपका शब्द जो होता है वो सिर्फ रूढ़ होता है। कभी कभी दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर भी एक नया शब्द बनता है। जैसे दूध, तो दूध होता है लेकिन वाला मतलब व्यक्ति, लेकिन जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ निकलता है दूध लाने वाला या बेचने वाला व्यक्ति, है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? मूल शब्द में पहले या बाद में कुछ शब्दांश जोड़कर हम नए शब्द भी बनाते हैं। इससे शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। कैसे आ जाता है? देखिए, हमें यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दिया है। ये था पुत्र। सरल सी बात है, पुत्र मतलब कि बेटा सबका होता है। लेकिन यदि मैं इसके आगे ये एक छोटा सा शब्दांश जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा पता है? सुपुत्र, यानी ऐसा पुत्र जो कैसा है? बहुत अच्छा है। पुत्र तो है लेकिन यह बहुत अच्छा है। उसी तरह से अगर मैंने लिखा ये दया, दया यानी कि एक भाव होता है, लेकिन यदि मैं इसमें एक और शब्दांश जोड़ दूं लू, तो नया शब्द हमारा क्या बनता है? दयालु। दया एक भाव है लेकिन दयालु उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके अंदर दया की भावना होती है। तो यहाँ हमने देखा कि अगर शब्द के आगे कोई शब्दांश जुड़े और एक नया शब्द, नया अर्थ देने वाला मिले,
या शब्द के बाद में कोई शब्दांश जुड़े और फिर एक नया अर्थ देने वाला शब्द मिलता है, तो इन छोटे छोटे शब्दांश को हम लोग उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए, आपको चित्र में बहुत आसानी से समझाया गया है। पहले वन था, वन के आगे जब मैंने उप लगा दिया तो वह क्या बन गया? उपवन। वन यानी जंगल। सिर्फ इतना सा हमने अंतर किया, ये वन तो ये जंगल है, लेकिन अगर मैंने इसके साथ में आगे जोड़ दिया उपवन, उपवन यानी कि एक छोटा हिस्सा या एक छोटी जगह जहां पर पेड़ उगाए जाते हैं, जिसे आप वाटिका भी कहते हैं या फिर बगीचा भी कहते हैं। एक और शब्द जैसे आपको दिया गया है हार, हार यानी कि फूलों की माला, लेकिन इसके आगे यदि मैं फिर एक शब्द लगा दूं उप, ये छोटा सा शब्दांश लगाया उप, तो अब इसका मीनिंग जो है, इसका अर्थ पूरी तरह से बदल गया है। हार फूलों का होता है जो सिर्फ गले में पहना जाता है, लेकिन उपहार जो आप किसी को देते हैं, है ना, उपहार में आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि उपहार में आप हार भी दे सकते हैं। जैसे वन में उपवन भी बनाया जा सकता है, लेकिन उपवन में वन नहीं होता है ना। तो हमने ये जाना कि अगर उपसर्ग और प्रत्यय लगाने पर शब्द में और उसके अर्थ में परिवर्तन आ रहा है, यानी कि वह अपने सही स्थान पर लगा हुआ है। अब हम इसे यहाँ से हटाते हैं और पहले हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। उपसर्ग की बहुत छोटी सी परिभाषा हम यहाँ लिख रहे हैं। उपसर्ग जो शब्दांश इसलिए हम बोल रहे हैं बेटा क्योंकि वो पूर्ण शब्द नहीं होते, शब्द का एक छोटा अंश होते हैं। किसी शब्द से पहले आकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, है ना, उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे या उसका अर्थ बदल दे, है ना, तो उन्हें हम सरल सी भाषा में क्या कहते हैं? उपसर्ग। उन्हें उपसर्ग कहा जाता है या कहते हैं। पूर्ण विराम। अब आपको एक अच्छी सी छोटी सी बात बताएं, हम जिस शब्द को उपसर्ग कह रहे हैं ना, ये इस शब्द में भी अपने आप में एक उपसर्ग लगा हुआ है। कैसे? ये आपने देखा, सर्ग उसके आगे लगा तो उपसर्ग हुआ, है ना। बड़ा अजीब सा ये कॉम्बिनेशन कि जो दूसरों का उपसर्ग दिखाता है, जो शब्द स्वयं उपसर्ग कहलाता है, उसमें भी उपसर्ग एक छुपा हुआ होता है। ठीक है, अब हम अपने उपसर्ग वाले हिस्से में कुछ उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक में देखिए बेटा, बहुत सारे तरीके के उपसर्ग दिए गए हैं, है ना। ये देखिए, वैसे तो उपसर्ग की सूची बहुत लंबी है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ चुने हुए उपसर्ग दिए गए हैं। जैसे आपको उपसर्ग में दिया गया है एक आ, अधिकतर इस उपसर्ग का प्रयोग होता है। कैसे? आमरण, आक्रोश, आकाश, आगमन, आकर्षण, आजीवन। मैंने अगर कहा जीवन मतलब सामान्य व्यक्ति की जो पूरी लाइफ होती है, लेकिन मैंने कहा आजीवन यानी जब तक आपका जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, फिर एक और उपसर्ग है बेटा अव। अब आप कहेंगे मैम कोई सा भी उपसर्ग कहीं भी लगाया जा सकता है? नहीं, ये उपसर्ग जो है ये वास्तव में शब्दांश है, तब भी इनका एक स्वतंत्र अर्थ होता है।
और ये अपने अर्थ के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि आप इस वाले उपसर्ग को किसी भी शब्द के आगे लगा दो या इस वाले उपसर्ग को आप किसी के भी आगे लगा दो, नहीं। अव को लगाकर जैसे हम बोलते हैं अवकाश, अवनति, अवज्ञा, अवतरण, है ना। अगर हमें ये जानना है कि ये शब्द जो भी हमें दिया गया है इसमें उपसर्ग है या नहीं है, तो बहुत सरल तरीका है, आप उसके आगे जो लगे हुए शब्दांश हैं उन्हें उस शब्द से अलग कर लीजिए। अगर उसमें से उस शब्दांश को निकालने के बाद में बचे हुए शब्द का एक स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब उस शब्द में उपसर्ग या उपसर्ग का शब्दांश जुड़ा हुआ है। एक आपको दिया गया है बेटा अप, जैसे अपहरण, अपमान, अपशब्द। शब्द यानी दुनिया में जितने भी शब्द हैं, लेकिन यदि मैंने उसमें अप लगा दिया तो ये देखिए अपशब्द का मतलब हो गया बुरे शब्द, है ना। अप यदि लगा दिया, अपशकुन, शकुन मतलब अच्छा चिन्ह, लेकिन अपशकुन मतलब बुरा हो जाता है। यश मतलब प्रसिद्धि, लेकिन यदि मैंने कहा अपयश मतलब प्रसिद्धि, लेकिन कैसी, बुरी वाली। फिर एक है आपको अति, अति का मतलब होता है अधिक, अतिवृष्टि, अतिरिक्त, अतिरेक, अत्यंत, अतिशय। शय मतलब वस्तु और अतिशय मतलब बहुत अधिक होना। एक आपको दिया गया है बेटा उपसर्ग अधि, अधि मतलब ऊपर, अध्यक्ष, अधिकार, अधिपति, अधिकारी। कार्य करने वालों में जो सबसे बड़े होते हैं वे अधिकारी कहलाते हैं। फिर हमें दिया है अन, क्या दिया है, अन, अन सुना, अन कहा, अन का मतलब होता है बिना, है ना। अन कहा, बिना कहा, अन सुना, बिना सुना, अन चाहा, बिना चाहा, अन देखा, बिना देखा हुआ, अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा, अनमोल, जिसका मोल ना हो, बिना मोल का। फिर हमें दिया है एक उपसर्ग अभि, है ना। अभिमान, अभि का मतलब होता है बड़ा, अभिषेक, अभिलाषा या अभिशाप। उत, ये वाला शब्दांश भी कई बार उपसर्ग में आता है। उत का मतलब होता है उत्साह, उत्थान, आगे बढ़ना, उत्कर्ष, उत्पन्न, उद्देश्य और उत्तम, ठीक है। फिर एक और उपसर्ग है उन, 29, 49, 59 या 69। कु, ये वाला उपसर्ग बेटा बहुत यूज होता है ना। कु का मतलब ही होता है बुरा, कुकर्म, कुपात्र, कुपुत्र, बुरा पुत्र जो होता है, कुसंगति, खराब संगति, कुचक्र, बुरा चक्र, है ना। तो इस तरह से हमें यहाँ पर डिफरेंट दिए गए हैं। एक होता है कम, कमजोर, कम वक्त। एक बहुत अच्छा उपसर्ग देखिए बेटा, नी, नी कम्मा, नी डर, नी पूत, नी खट्टू, नी ठल्ला। पढ़ा था हम लोगों ने ये शब्द पहले, हाँ हम लोगों ने ये शब्द पढ़ा है। एक शब्द और है ना, ना जिसके आगे लग जाता है वहां पर नहीं अपने आप में जुड़ जाता है। जैसे ना मुमकिन, ना राज, ना समझ, ना जायज। जब हम इन उपसर्गों को इनके शब्दों से अलग करते हैं तब भी इनका एक स्वतंत्र अर्थ होता है बेटा। फिर है जैसे नीरा, निराहार, निराकरण, नियमन। एक उपसर्ग दिया है परा, पराधीन, परावर्तन, परामर्श, परिपूर्ण,
परिवर्तन, परिक्रम, परिजन, जन मतलब व्यक्ति या लोग, परिजन मतलब अपने लोग, परिपूर्ण, पूर्ण मतलब कंप्लीट, परिपूर्ण मतलब ओवरऑल कंप्लीट, पूरी तरह से जो पूरा होता है। फिर एक होता है बेटा प्रति, मतलब हमेशा या हर। प्रति को हम हर के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे दिन, तो दिन होता ही, लेकिन मैंने कहा प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। प्रशिक्षा, प्रदर्शनी, प्रबल, प्रति दिन के साथ में आप प्रति व्यक्ति भी लिख सकते हैं, प्रति पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक और दिया है हम मतलब सब, हम सफर, हम राज, हम उम्र, हम का मतलब हम जैसा, हम दर्द, जिसका दर्द हमारे समान होता है। फिर होता है बद, एक उपसर्ग है आपका, इसका प्रयोग हमेशा खराब के लिए किया जाता है। जब इसे किसी शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह शब्द में क्या होता है, खराब अपने आप जुड़ जाता है। जैसे बदनाम, नाम मतलब कि अच्छा नाम, बदनाम मतलब बुरा नाम। बदबू, बू मतलब गंध को कहते हैं, लेकिन बदबू मतलब खराब वाली बू। बदहवास, हवास मतलब होश होना है ना, लेकिन बदहवास मतलब होश का नहीं होना। तो ये थे हमारे उपसर्ग। इसके पश्चात है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय और उपसर्ग में एक हल्का सा अंतर है बेटा। क्या? देखिए आपको यहां दिया है चित्र, बहुत छोटा सा, एक ये विष का चित्र दिया है, विष मतलब पॉइजन, और यहां पर आपको सांप दिया है जो कि कैसा है, विषैला है। ये जहर है और ये जहर को धारण करने वाला। जहर और जहरीला दोनों में अंतर है। ये जो चीज है वो उसके अंदर होती है, तो क्या दोनों के लिए हम समान शब्द यूज कर सकते हैं? नहीं। विष था, एला लगाया तो विषैला हो गया। यानी कि आपने जैसे ही उसमें एक छोटा सा शब्दांश जोड़ दिया, उसका अर्थ बदल गया और शब्द भी बदल गया। तो हम क्या पढ़ते हैं कि जब कोई शब्दांश, बिल्कुल इसके विपरीत हमारी परिभाषा आएगी बेटा, है ना। जब कोई शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर, अब आप कहेंगे कौन से शब्द में? किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में। वहां देखिए पहले आया था बेटा, यहां पर वह शब्दांश कहां लग रहा है? अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, या विशेषता हो सकता है उसमें कुछ चीज बढ़ भी जाए, है ना, उत्पन्न कर देते हैं। उन्हें प्रत्यय क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय भी कई प्रकार के होते हैं। हमें यहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्रत्यय दिए गए हैं। जैसे एक साधारणतः पहला प्रत्यय मैं आपको बताती हूँ, आई। इसका प्रयोग हम बहुत करते हैं बेटा। जैसे मीठा और आई लगाई तो मिठाई, चतुर आई लगाई तो चतुराई, बुरा आई लगाई तो बुराई, भला आई तो भलाई हो गई। एक होता है आपका आहट, है ना, घबराहट, कड़वा आहट, चिकना आहट, चिकनाहट हो जाता है। फिर एक होता है आपका ई। ये सिंपल ई की जो मात्रा होती है ना, यह भी प्रत्यय का कार्य करती है। कैसे? गरीब ई लगा दिया तो गरीबी हो गई। गरीब एक व्यक्ति है और गरीबी उसकी भावना है या उसका व्यक्तित्व हो जा रही है। पटरी, गर्मी, लोभी,
लोभ एक भावना होती है, लालच, है ना। अगर मैंने कहा लालच, तो वो लालच एक भावना है, लेकिन ई की मात्रा लगाई तो वो हो जाता है लालची। लालची एक व्यक्ति हो जाता है। सीधे भाववाचक संज्ञा से हम किस में चले जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। फिर एक होता है जैसे आपका ता, मानव, मनुष्य, मानवता, उसके अंदर का भाव हो गया। उसी तरह से सुंदर, सुंदरता, प्रधान, प्रधानता, लघु तो लघुता हो जाता है। फिर एक और दिया गया है बेटा हमें इया, है ना, जैसे खटिया, डिबिया, मच्छिया, धनिया इत्यादि। एक होता है घर, घर लगाने पर वो व्यक्ति में बदल जाता है, जैसे बाजीगर, जादू दिखाने वाला जादूगर, काम करने वाला कारीगर, है ना। ऐसे ही होता है एक वाला, वाला मतलब व्यक्ति। दूध में जोड़ा तो दूध वाला, सब्जी में जोड़ा तो सब्जी वाला, फूल में जोड़ा तो फूल वाला, टोपी में अगर हमने लगाया तो क्या हो जाता है, टोपी वाला, गाड़ी में लगा दिया तो गाड़ी वाला हो जाता है। वस्तु से सीधा वो व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है ना। ऐसे ही होता है हरा, हारा, हारा भी व्यक्ति के लिए होता है, जैसे लक्कड़ मतलब लकड़ी और लक्कड़हारा मतलब लकड़ी काटने वाला। पानी वस्तु है, पनिहारा पानी भरने वाला। फिर एक होता है पा, बूढ़ा में जोड़ा तो बूढ़ापा, मोटे में जोड़ा तो मोटापा। एक होता है लू, आप कहेंगे मैम ये क्या होता है, लेकिन प्रत्यय है, शब्दांश है तो कहीं भी जुड़ जाते हैं, जैसे कृपा लू, दया लू, झगड़ा लू, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। एक होता है आपका रा, 30 में जोड़ा रा तो हो गया तीसरा, एक में जोड़ा तो हो गया इकहरा, छरहरे में जोड़ा तो छरहरा, सोने में जोड़ा तो सुनहरा हो जाता है। तो आज हमने ये जाना कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं और उसके अर्थ और रूप में परिवर्तन करते हैं। उसके विपरीत प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसके रूप में और अर्थ में परिवर्तन करते हैं। और एक बहुत सरल तरीका, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे शब्द के जोड़े जाते हैं। कुछ शब्द तो हमारी हिंदी भाषा में ऐसे बेटा जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिक्स होते हैं, यानी उसमें से आप उपसर्ग भी अलग कर सकते हैं और प्रत्यय भी अलग कर सकते हैं। तो आज की हमारे उपसर्ग प्रत्यय की कक्षा हम यही समाप्त करेंगे और इसका जो अभ्यास लेखन का कार्य है वह हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे बेटा। तो तब तक सभी लोग घर पे रहेंगे, अपने इस किए हुए कार्य को, पढ़े हुए पाठ को दोहराते रहेंगे ताकि जब हम अगली बार अपनी अगली कक्षा स्टार्ट करें और लेखन कार्य आरंभ करें तो हम सभी लोग अच्छे से उस कार्य को कर पाएं, हमें पीछे पेज पलटाने की ज़रूरत ना पड़े। जो उपसर्ग या प्रत्यय बच गए हैं आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, कुछ हमने यहाँ आपको बताए हैं, और जो बच गए उनको आप आराम से घर पे बैठ के रीड करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे और यूज़ करेंगे। तो जब तक हम अगली कक्षा में मिलते हैं, सभी बच्चे घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, बाय बाय।